हिमालय की बेटी है हर्षवंती बिष्ट, चोटियों से दोस्ती है जिनकी अति विशिष्ट। नंदा देवी चोटी को जिसने महिला हो पहली बार करा फतेह, नारी शक्ति का दिखाया जिसने अनुपम और नया पथ। गंगोत्री की लाडली, पर्यावरण की रक्षक, प्रकृति प्रेम का दिया उसने सबको गहरा सबक। पर्वतारोहण में पाई एक नई ऊंचाई है, अर्जुन पुरस्कार से जिसकी हुई बढ़ाई है। चट्टानों से मजबूत, इरादों में अडिग, हर तूफान को चीर बढ़ती हर कदम पथिक। प्रेरणा है, जज्बा है, लगन है, हर सपने की उन्मुक्त उड़ान है। वो हौसला है जो कहता जीत मेरी पहचान है, जीत ही मेरी पहचान है। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम कुछ ऐसी खास महिलाओं से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अथक परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय रहते हुए अहम मुकाम हासिल किया है और हम सब के लिए महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं, जिनके जीवन के अनुभवों और यात्रा को जानकर हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। तो आज की कड़ी में हमारी खास मेहमान सुप्रसिद्ध पर्वतारोही, पर्यावरणविद, शिक्षाविद और लेखिका डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद, ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू मैम। कार्यक्रम को शुरू करें दर्शकों, उससे पहले मैं चंद शब्दों में डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगी। आप उत्तराखंड की प्रमुख महिला पर्वतारोही हैं और महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि आप पहले शैक्षिक शिक्षण कार्य में थी, उसी दौरान आपने पर्वतारोहण की तरफ रुख किया। आप अर्थशास्त्र के एक जानी मानी शिक्षिका रही हैं। आपने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और उल्लेखनीय कार्य किया। आप जानी मानी पर्वतारोही हैं। विशेष रूप से 1981 में नंदा देवी पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला होने का आपको गौरव प्राप्त है। 1984 में माउंट एवरेस्ट के अभियान दल की सदस्य भी आप रह चुकी हैं। आपने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण चोटियों को फतह किया है और आपको देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन यानी IMF की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला का गौरव प्राप्त हुआ। सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट की भी आप संस्थापक रहीं। इस दौरान गंगोत्री में परिस्थितियों को बेहतर बनाने, परोपकारी उपलब्धियों और विशेष कार्यों के लिए आपको 2014 में सर एडमंड हिलेरी माउंटेन लेगेसी मेडल से सम्मानित किया गया। आपने पर्वतारोहण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। आपके प्रयासों से उत्तराखंड में पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा मिला है और युवाओं को पर्वतारोहण के लिए आपने प्रेरित किया है। हर्षवंती बिष्ट को उनके साहसिक कारनामों और योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप आज भी कई युवा पर्वतारोहियों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। मैम, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न आपसे, आप हमें अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताएं। मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे और मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 5th क्लास में पढ़ती थी। तब फादर रिटायर हो गए थे और वो कोटद्वार में सेटल हो गए थे। तो जैसे हमारे पहाड़ों का होता ही है, एक छोटा सा कहना चाहिए टाउन है कोटद्वार। उस टाइम तो और भी छोटा सा हुआ करता था। आज तो फिर भी उसके काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो गए हैं। उस टाइम पे तो लड़कियों के लिए एक GGIC हुआ करता था, लड़कों के लिए GIC हुआ करता था और हम लोग उसमें पढ़ते थे। तो मुझे भी 6th क्लास में वहाँ एडमिशन मिला और जैसे आम लड़कियाँ सब होती हैं शहर गांव में, किसी जगह में, किसी टाउनशिप में, वैसे ही मेरे को भी पढ़ने जाने का। कोटद्वार के GGIC से आप में आप हाँ, राइट, 6th क्लास आई गॉट इनटू GGIC। उससे पहले जहाँ भी मेरे पिताजी होते पोस्टिंग होती थी, जहाँ भी जैसे स्कूल्स होते थे, समटाइम सेंट्रल स्कूल्स होते थे, कभी कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉन्वेंट वगैरह होते थे। तो जैसे भी मिला उनके अनुरूप पढ़ते रहे। फिर 6th ऑनवर्ड्स तो जब कोटद्वार आ गए तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव था नहीं, तो डाला। बट ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई होगी एंड मैं उसमें आई परफॉर्म वेल, कहना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई बुरा असर पड़ा हो या कुछ हुआ हो। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और पहले के टाइम के आर्मी ऑफिसर्स के पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ और मुझे स्टिल आई रिमेंबर कि हमारे घर में खाना बनाने के लिए कुक यूज्ड टू बी देयर ऑलवेज।
एंड इवन रिटायरमेंट के बाद भी हमारे घर में एक लेडी कुक वॉज देयर इनिशियल डेज में। अच्छा। मेरे पिताजी को ये लगा कि शायद बच्चों ने काम नहीं किया है, तो उन्होंने एक लेडी को हायर करके रखा, बिकॉज माई मदर वॉज नॉट ऑलवेज वेल। ओके। वो अस्थमा पेशेंट थी, तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। तो हम 4 बहनें थी जो कि कोटद्वार में पढ़ रही थी, बाकी तो भाई लोग बाहर पढ़ते थे, तो हम लोग वहाँ पढ़ते थे। तो शुरू में वो काम करने वाली आती थी, वो भी थी, पर धीरे धीरे हमने घर में काम करना सीखा और हमने धीरे धीरे सब काम करना सीखा, राइट फ्रॉम द किचन। एंड कहना चाहिए उसकी हमारी खेती भी थी। माय फादर हैड अ फार्म लैंड, तो उसमें धान भी उगते थे, गेहूं भी उगते थे, मटर उगती थी, मक्का उगती थी, सब कुछ होता था। एंड स्लोली हमने उसे पिकअप किया, मतलब हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग होते थे उनके साथ साथ। एंड आई वॉज एक्सीलेंट इन पैडी, कहना चाहिए सोइंग में। मैं तब चैलेंज करती थी वो जो नेपाली लेडीज़ होती थी धान लगाने वाली, कि मेरे सामने स्टैंड कर सकते हो तो करो। आई वॉज सो गुड, आई वॉज सो फास्ट इन प्लांटिंग, यस, जिसे धान की रोपाई कहते हैं। तो लेटेस्ट स्टेज में मैंने धान की भी बहुत अच्छी रोपाई की। और हमारे घर में आई डोंट नो, पिताजी हैड गॉट अ गुड आइडिया, एक ओखली भी होती थी हमारे घर में। अच्छा। उस जमाने पत्थर पे एक ओखली बनी हुई थी और उसमें कूटने का भी हमारे यहाँ व्यवस्था थी, और मैंने वो भी सीखा। And I was excellent in doing that also. I'm not lying, I'm not joking. It's very fact and true. आप कोटद्वार में पता भी कर सकते हैं। हमारे घर में गायें होती थी, बाद में मैंने गाय को दूहना, दूध निकालना, सब काम करना सीखा। That is really nice. सेकेंड टू नन होती थी। एंड स्टिल आई रिमेंबर, मेरी टीचर कहती थी, बिकॉज माई टीचर शी वॉज वेरी क्लोज टू आवर प्लेस, तो कहती थी आप काम करना छोड़ दो हाई स्कूल का जब मैं एग्जाम देने के लिए, अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा। अब थोड़ा काम करना कम करो और पढ़ाई करा करो। एंड यू वोंट बिलीव, आई वॉज द ओनली वन हु गॉट द फर्स्ट क्लास इन द कॉलेज। ओके। आई वॉज द ओनली गर्ल हु वॉज फर्स्ट डिविजन। तो आई वॉज गुड दैट वे। और हम, मतलब अच्छा था, घर का काम, बाहर का काम, स्कूल का काम, खेलना कूदना और पानी वानी भरना। हमारे घर में उस समय लाइट भी नहीं थी, यू वोंट बिलीव दिस, यू नो। जब फादर गॉट रिटायर्ड तो हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो हम लोग लालटेन से, लैम्प से पढ़ते थे। अच्छा। और हमारी माँ कहती थी बहुत तुम बड़े गवर्नर बनने वाले हो, अब सो जाओ। माई मदर यूज्ड टू से लाइक दैट, कि तुम ही तो गवर्नर बनने वाले हो, सो जाओ, अब सो जाओ, अब लाइट बंद कर दो। तो ऐसे टाइम में, ऐसे समय में हम लोगों ने पढ़ाई की, और ईश्वर की कृपा रही कि हमें अच्छा पढ़ने का मौका भी मिला और बाद में पढ़ाने का मौका भी मिला। बहुत प्यारी बात मैम, कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन सब में आप निपुण रही हैं, है ना। परफेक्शन एक बोलते हैं ना, वो आपके अंदर रहा है शुरू से ही। शिक्षण के क्षेत्र में भी आपका बहुत लंबा अनुभव रहा। जैसा आपने बताया कि आप लोग लालटेन में भी पढ़ते रहते थे, मम्मा कहती थी कि गवर्नर नहीं बनना है तुम लोगों ने, सो जाओ। लेकिन देखिए आपने उसको प्रूव किया, आपने दिखाया कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, और उस क्षेत्र में भी आपने अपना एक अलग पहचान बनाई है। शिक्षण के क्षेत्र में आप काफ़ी समय तक रही। इस दौरान आपने क्या क्या अनुभव आपके रहे, और ख़ास तौर से बालिका और महिलाओं की अगर शिक्षा की बात करें, कितना ज़रूरी है, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए उस समय? देखिए, जब मैंने 1977 में आई थिंक आई डिड माई MA, तो इमीडिएटली उस समय हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाला, हमको लेक्चरशिप इन डिग्री कॉलेज मिल गया, तो आ गए। और जब हम क्लास में पढ़ाने आए तो हमसे भी बड़े बड़े लड़के पौड़ी में, आई गॉट फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन पौड़ी, तो पौड़ी में बड़े बड़े लड़के होते थे, तो डर भी लगता था कि भाई ये तो इतने बड़े हैं, हम तो इनके सामने छोटे हैं, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। पर शायद है कि जो हमने पढ़ाई की, जो हमने मेहनत की, उसका प्रतिफल रहा कि हमने उनको पढ़ाया। और उसके बाद इमीडिएटली आई वाज ट्रांसफर टू ऋषिकेश, एंड ऋषिकेश में और भी बड़े बड़े IDPL के जो सर्विंग ऑफिसर्स थे वो भी क्लास में आकर के बैठ जाया करते थे। तो आई स्टिल रिमेंबर, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते थे तुम्हारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी क्लास में आ जाए, यू ट्रीट हिम लाइक अ स्टूडेंट, डोंट थिंक दैट ही इज़ अ ऑफिसर इन IDPL और ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप मानो कि वो आपका स्टूडेंट है, एंड दैट वे यू जस्ट गो इनसाइड योर क्लासरूम एंड टेक योर क्लास। तो दैट वाज, कहना चाहिए ना, एक मूल मंत्र जो उन्होंने दिया, मुझे लगा उससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं ठीक कह रहे हैं वो। तो वो पढ़ते भी बहुत थे हम उस ज़माने में, हम लोग रात 12-12, 1-1 बजे, मुझे आज भी याद है ऋषिकेश में मेरी लैंडलेडी कहती थी
हर्षवंती सो तो नहीं गई, लाइट जली हुई है। मैं कहती थी नहीं नहीं मैं तो अभी पढ़ रही हूँ। तो जब कभी बाहर निकलती थी, बाथरूम वाथरूम जाती थी, तो वो अक्सर उनको लगता था कि ये सो गई लाइट जला के। मैं उनसे कहती थी नहीं नहीं मैं सोई नहीं, मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, और क्लास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एम्बैरेसमेंट हुआ हो बीइंग अ टीचर कि ये नहीं आ रहा विद्यार्थी को, और कमांडिंग पोजीशन में रही, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये इनडिसिप्लिन इन द क्लास हुआ होगा। और हमने कॉलेज में रह कर के एज अ टीचर क्लास तो अच्छा से लिया। जब मुझे मौका मिला बीइंग अ प्रिंसिपल, मैंने अपने कॉलेज में ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया एडमिशन्स के लिए, और मतलब इट वाज अ न्यू थिंग इन द कॉलेज, उत्तरकाशी कॉलेज में। मैंने कहा कि भाई ये इतना लंबा हो जाता है ये सिलसिला कि एडमिशन ही चलता रहता है, एडमिशन ही चलता रहता है। तो सारा ऑनलाइन कर दिया उसको, फीस जमा करना, एडमिशन होना, फॉर्म की प्रोसेसिंग, एवरीथिंग। एंड उससे बहुत शुरू में तो बड़ा एजिटेशन हुआ, स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल नहीं थे, इवन द स्टाफ वाज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको भी थोड़ा डिफरेंट काम करना पड़ा था। पर ग्रेजुअली जब उन्होंने देखा कि काम तो सुलभ हो गया, इट बिकेम ईजी दैट टाइम, तब उनको लगा कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, इसे करना कोई बुरा नहीं है। और फिर कॉलेज गर्ल्स के लिए मैं बहुत उनसे ये कहती थी अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने देखा उत्तरकाशी में लड़कियां बीए में आती थी, सब शादी हो जाती थी, और देन दे यूज टू कम टू द क्लास। तो मुझे लगता था इन बच्चियों के साथ कितना वो हो रहा है कि भाई उनको कितना डाइवर्जन हो गया, उनका टेंशन कितना डाइवर्ट हो गया, वो पढ़ेंगी क्या करेंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जब मैंने उन लड़कियों को देखा तो आई मोटिवेटेड देम कि भाई देखो तुम लोगों के पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तुम अभी एक अनमैरिड लड़की के उसमें आते तो तुम ज़्यादा खेल कूद में ध्यान देते और पढ़ाई भी करते, नो डाउट, पर अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एंड द गर्ल्स दे रियली परफॉर्म वेरी वेल। पर एजुकेशन के साथ साथ हमने उनको ये भी मोटिवेट किया कि भाई आप लोगों को करियर होना है, आपको करियर बनाना है। बहुत सारे लड़के लड़कियां इस तरह के अपने करियर बनाने में भी लगे। फिर अदर एक्टिविटीज़ में भी हमने उनको इन्वॉल्व किया। उन दिनों कॉलेजेस को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होते थे, तो हम उनको उनमें भी इन्वॉल्व करते थे। लाइक कई तरह की गतिविधियों में हमने उनको इन्वॉल्व किया, और मैंने ये पाया कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत करती हैं, ज़्यादा ध्यान से काम करती हैं। अब मैं नहीं जानती हूँ कि वो उनके दिमाग में वो प्रेशर होता है कि भाई हमें तो ससुराल का भी निभाना है, घर का भी निभाना है, जो भी होगा। पर मैंने देखा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रहती हैं। और आप अगर किसी भी कॉलेज का उठा के देख लीजिए उत्तराखंड में, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द कॉलेज इज मोर देन द बॉयज़। बिल्कुल। तो चाहे वो उसका रीज़न ये होगा कि लड़कों को आप पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हो, लड़कियों को तो नहीं भेजते हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट अदरवाइज़ लड़कियां बहुत अच्छा मेहनत करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, तो दैट इज़ देयर। बहुत बढ़िया, आपने कुछ नए बदलाव भी शिक्षण के क्षेत्र में रहते हुए करे, जो आपने हमें बताया। शिक्षण के क्षेत्र में रहते हुए पर्वतारोही बनने का विचार कहाँ से मन में आया और प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली जब मैं एमए में पढ़ती थी तो एमए इकोनॉमिक्स था, और मेरा मोर देन 55% था एमए प्रीवियस में। तो उस टाइम पे एक सिलेबस का पार्ट था कि जिनका मोर देन 55% है उनको एक पेपर ऑप्शनल पेपर ना करके उनको डिसर्टेशन मिलते थे। तो मैंने डिसर्टेशन लिखा था टूरिज्म इन गढ़वाल। आई डोंट नो कहाँ से वो क्लिक किया मेरे दिमाग में, बट आई थॉट कि मुझे टूरिज्म पे काम करना है। तो मैंने वो टूरिज्म इन गढ़वाल लिखा, और मेरा फर्स्ट डिवीज़न भी आया। आई वॉज फर्स्ट इन माई कॉलेज, थर्ड इन यूनिवर्सिटी। तो उसने मेरे दिमाग में ये डाला कि टूरिज़्म पे काम किया जा सकता है। तो जब मैं लेक्चरर बन गई तो मुझे लगा कि पीएचडी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट वाज मस्ट फॉर अ टीचर टू हैव द पीएचडी डिग्री। तो फिर मुझे ये लगा कि पीएचडी करनी है तो टूरिज़्म में करूँगी मैं। बट देन ये दिमाग में ये बात भी आई कि ये नहीं कि आगरा का लाल किला, क्योंकि उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे। जनरली जब टूरिज्म की बात होती थी तो आगरा का किला एंड ताजमहल एंड दिल्ली का किला एंड फतेहपुर सीकरी एंड यही सारे डेस्टिनेशंस के बारे में लोग पढ़ते थे, लिखते थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये लीक से हट के दूसरे टूरिज्म पे काम करूँगी। तो मैंने
उत्तराखंड के पर्यटन को, माउंटेन टूरिज्म के बारे में सोचा कि मैं माउंटेन टूरिज्म पे काम करूँगी, क्योंकि हमारा तो माउंटेनियस रीजन है। पर उस समय हिल एरिया डेवलपमेंट होता था, क्योंकि हम हिस्सा थे किसके, उत्तर प्रदेश के, तो हिल एरियाज़ के लिए अलग से प्लानिंग होती थी, ये बातें होती थी। देयर यूज्ड टू बी अ डिपार्टमेंट सेपरेट, हिल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो उसको ध्यान में रख करके कि हमें अपने एरिया का करना है। फिर मुझे लगा अब मैं हिल में जाऊंगी तो कैसे, कहाँ जाऊंगी। मैं अपने फादर से मैंने कहा कि मुझे तो माउंटेन टूरिज्म पे काम करना है, और मैं कैसे जाऊंगी माउंटेन्स में अकेले अकेले। तो उनका जवाब ये था, अरे भाई तुम तो अब एडल्ट हो, तुमने एमए कर लिया है, एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सेंड समबडी कि आप इसके साथ जाओ और इसको पीएचडी करना है। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि भाई मुझे अपने आप जाके करना है। तो मैंने सोचा, हम जब एमए कर रहे थे कोटद्वार में प्रिंसिपल एनआईएम आए थे, और उन्होंने हम लोगों को एक लेक्चर दिया था। अच्छा। तो मेरे दिमाग में वो क्लिक किया कि अगर मैं एनआईएम जाऊंगी तो मुझे ये हायर माउंटेन में को जानने का मौका मिलेगा, मुझे मैं समझ सकूंगी कि माउंटेन में क्या है। तो दैट वाज बैक ऑफ माय माइंड कि माउंटेन्स को जानने के लिए बेस्ट वे इज टू गो टू द एनआईएम। तो मैंने एनआईएम में अपने को इनरोल किया। मैं एनआईएम गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। Though I was not knowing कि क्या पर्वतारोहण, that time I was not very much known to these things, पर लेटर ऑन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरे को ए ग्रेड भी मिल गया और रिकमेंडेशन भी मिल गया कि एडवांस कोर्स कर सकते हैं। फिर तो मैंने एडवांस कोर्स भी कर लिया। फिर एडवांस कोर्स किया तो मेरा एक रिकमेंडेशन एल्पाइन स्टाइल कैंप के लिए भी आ गया। उसमें इंटरनेशनल माउंटेनियर्स आए थे बड़े बड़े दुनिया के, उनको भी सुनने का, उनको भी जानने का, उनका जो टेक्निक वगैरह थी कि भाई हाउ टू क्लाइंब द माउंटेन, व्हाट इज़ एल्पाइन स्टाइल, सारी चीज़ें सुनने को मिला। तो मैं पीएचडी को करने के लिए माउंटेनियरिंग में घुसी थी, और थोड़े टाइम के लिए मेरा पीएचडी पीछे छूट गया, एंड आई वाज मोर टुवर्ड्स माउंटेनियरिंग। मुझे लगा माउंटेनियरिंग में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। तो इस तरह से मुझे माउंटेनियरिंग करने का शौक़ पैदा हुआ, और माउंटेनियरिंग ने मुझे कॉम्प्लीमेंट करा मेरे पीएचडी को। ओके, बहुत बहुत खूब मैम। और आपके फादर का जो इनकरेजमेंट रहा है वो बड़ा अहम रहा है। हाँ। है ना, परिवार में बच्चों को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी साहसिक कार्य के लिए उन्होंने मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझसे कहा तुम खुद जाओ, तुम खुद करो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम बड़ी हो, तुम्हें करना पड़ेगा। दैट वाज रियली गुड। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। मैम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका एनआईएम में आप आए, वहाँ पे भी आप नंबर 1 रही, हर चीज़ में आपके अंदर परफेक्शन आपके अंदर रहा है। इसके बाद आपने 1981 में दुनिया के माफ़ कीजिएगा, देश के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत नंदा देवी पर्वत पर आपने सफल आरोहण किया, जो खुद में एक मिसाल है। और इस दौरान आप 3 महिलाएं थी, है ना, और आपने उस पर सफल आरोहण किया। इस दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस, आपके क्या कैसे रहे, और एक पर्वतारोही को बीइंग अ लेडी क्या क्या मुश्किलें फेस करनी होती हैं? देखिए, फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं, माउंटेन में नहीं जा सकते। आपको हेल्दी होना चाहिए, आपका एक्लिमेटाइजेशन ठीक होना चाहिए कि हाई ऑल्टीट्यूड में आप जा कर के कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाते हैं, आपको हेडेक तो नहीं होता है, आप काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आप खाना खा पाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी हो जाता है कि जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, खाना भूख नहीं लगती है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी होती है कुछ लोगों को। तो वो होना भी ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट हैं, आप खाना खाते हैं, आप काम करने के लिए तैयार हैं, आपको किसी प्रकार से कोई भी शरीर में कष्ट नहीं हो रहा है। तो ये सबसे पहला चुनौती होती है। दूसरा, फिर टेक्निक आना चाहिए। हाँ जी। तो जो हमने ट्रेनिंग वगैरह ली थी उसमें ध्यान से किया था, तो वो टेक्निक वगैरह भी लर्न की थी। और दूसरा ये समझना कि मौसम क्या होता है, ऊंचाइयों की क्या परेशानियां होती हैं। अगर मौसम ख़राब हो जाए, वाइट आउट हो जाए, ब्लेजर्ड, कोई तूफ़ान आ जाए, कुछ हो जाए, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। तभी माउंटेन में आप कामयाब हो सकते हैं। एंड सेकेंडली, बिकॉज उस समय तक तो माउंटेनियरिंग वाज अ टीम गेम, एक टीम होती थी। तो आपको टीम के लिए भी फिट होना चाहिए कि यू आर नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन। आप इंडिविजुअलिस्टिक स्पोर्ट में नहीं हैं। ये आप धावक है तो आपने तेज़ रेस करा और आप सबसे आगे आ गए। यहाँ पर तो ऐसे आपको
कभी आपको सपोर्ट करना है किसी को, कभी किसी ने आपको सपोर्ट करना है, तो यानी कंपैटिबिलिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए। हाँ आप एक टीम स्पोर्ट में हैं, आपको अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा मैच करना है अपने को, और तब आपको उसमें आगे बढ़ना है। और कभी आप उनको बिले करते हैं, सपोर्ट करते हैं चढ़ने में, कभी वो आपको देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तभी आप एक अच्छी तरह से क्लाइंब कर सकते हैं। माउंटेनियरिंग में नंदा देवी को तो किलर माउंटेन कहा जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट माउंटेन है। इसमें पूरा कहना चाहिए कैंप 1 के आगे से तो पूरा फिक्स रोप लगा करके चलना पड़ता है। काफ़ी रिस्की माउंटेन है, परंतु एक टीम एफर्ट होती है, सब लोग मिल के करते हैं। कुछ लोग रास्ता खोलते हैं तो कुछ लोग पीछे से सामान को ऊपर पहुंचाते हैं। तो इस तरह से एक तालमेल बैठा करके एक टीम एफर्ट, मतलब हाँ, एक टीम एफर्ट होता था। अब तो स्टाइल ऑफ क्लाइंबिंग काफ़ी चेंज हो गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं, परंतु फिर भी टीम गेम, जैसे ये डिफ़िकल्ट माउंटेन्स में अभी भी आपको एक छोटा मोटा टीम लेके जाना ही बहुत ज़रूरी होता है। सक्सेस उसके ऊपर निर्भर करती है। और लड़कियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। पहले हमारे टाइम पे उस समय लड़कियां बहुत नहीं होती थी। हम लोग के टाइम पे एडवांस कोर्स में 5 लड़की, 4 लड़की, 6 लड़कियां ऐसी होती थी, और मेरे ख्याल से बेसिक में भी 20-25 बड़ी मुश्किल से, वो भी सारे शहरों की होती थी। ज़्यादातर क्राउड जो था बॉम्बे का होता था, और गुजरात का होता था, वेस्ट बंगाल का होता था, थोड़ा बहुत साउथ से भी आते थे। बाकी हम लोगों के साइड से इक्का दुक्का लोग होते थे जो कि आ जाते थे। पर आज परिस्थितियां बदली हैं, लड़कियां बहुत आ रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हैं चाहे बाहर से। डूइंग वेल, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। मैम जानना चाहेंगे, जब नंदा देवी की जितनी किलर माउंटेन जिसे कहा जाता है, आपने बताया उसकी चोटी का जो आपने सफल आरोहण किया, उस दौरान, आरोहण के दौरान जब आप कर रही थी, क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने आई जो आप हमसे साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ को याद रखती हूँ, और वो मेरे जहन में हमेशा रहती है कि एक दिन लोड फेरी मतलब सामान नीचे कैंप से उठा करके ऊपर कैंप में ले जाना होता है, उसे लोड फेरी कहते हैं। तो आई थिंक इट वाज कैंप 3 से लेके कैंप 4 में ले जाना था, और शर्पास थे कुछ और एक मैं थी, एंड कोई लड़की उस दिन लोड फेरी नहीं कर रही थी। तो वो शर्पा लोग की स्पीड तो थोड़ी फास्ट होती है, तो जो मेरे आगे था वो काफ़ी आगे निकल गया, जो मेरे पीछे था वो आराम से आया कि भाई मैं आराम से चला जाऊंगा। तो क्या हुआ कि मैं एक फिक्स रोप जो होता है ना, उसमें पैटर्न लगाते हैं एंकर करके, और तब रस्सी को आगे बढ़ाते हैं। तो उस रस्सी से, उस पैटर्न से दूसरे पैटर्न तक की दूरी को हम लोग फिक्स रोप में जुमार से चढ़ते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लेकर के, वो उसकी ये खासियत होती है कि वो आगे तो बढ़ता है पर वो पीछे को नहीं आता है। अगर कभी स्लिप हो गया, कुछ हो गया, तो वो जुमार उसमें रुक जाता है। पर हुआ क्या कि मेरे हाथ से वो स्लिप हो गया, जुमार छूट गया, और मैं काफ़ी आई, तो मुझे एक बार को तो ऐसा लगा अब तो मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसे लटकी रहूंगी, इस रोप में फंसी रहूंगी, लटकी पड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरा बैग भारी था और वो मुझे पीछे को खींच रहा था, तो मेरा सिर नीचे था और मेरा पैर को ऊपर का हो गया। तो मुझे लगा अब तो जब तक कोई नीचे से आएगा तब तक तो मैं लटके मर जाऊंगी। तो अब मुश्किल है, क्लाइंब करना तो छोड़ो, अब जीवन रहेगा, ये भी डाउट होने लगा था मुझे। फिर हम लोगों को ये ट्रेनिंग के दौरान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत होनी चाहिए, ये हमें जीना है, हमें लड़ना है इस चीज़ से। अगर हमारे पास कोई एडवर्स कंडीशन आ गई है तो ये नहीं है कि हमें हाथ पैर छोड़ देने हैं, बट वी हैव टू स्ट्रगल, कि हमें इससे निकल के बाहर निकलना है। देन आई ट्राइड स्लोली, मैंने उसको धीरे धीरे एंकर की तरफ खसकाया अपने को, ऐसे ही उल्टा करके। जब मैं वो फिक्स रोप की जगह में, जहाँ पे वो एंकर था, वहाँ पर पहुँची, तब मैंने अपने को उसमें पकड़ा। फिर मैंने धीरे से अपना सैक को सही किया किसी से, और जब मैं सीधी हो गई तब मुझे लगा अब कुछ नहीं होगा, अब मैं बच जाऊँगी। तो फिर उसके बाद मैं सीधी हुई, फिर मैं ऊपर गई, मैंने सामान वहाँ डाला 4th कैंप में, और ऊपर जो लोग थे उनको बताया। मेरे हाथ ठंडे हो गए थे, बहुत देर तक स्ट्रगल हो रहा था। तो मुझे उस क्षण मुझे ऐसा लगा था कि मर जाऊंगी मैं, पर उसके बाद जब उसको ओवरकम कर लिया तो लगा कि नहीं, अब तो तो आते हैं ऐसे मौके क्लाइंबिंग में, बस अपनी हिम्मत नहीं हारनी होती है, और जो आपकी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, आपको उन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैम, 1984 में माउंट एवरेस्ट अभियान दल की भी आप सदस्य रही, इसका
अनुभव कैसा रहा, उसको संक्षेप में आप हमें बताएं। 1984 में भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारी टीम थी, उस टीम में 6 लड़कियां थी और 6-7 पुरुष भी थे, फिर डॉक्टर्स थे, लेडी डॉक्टर भी थी, जेंट्स डॉक्टर भी थे। तो बहुत अच्छा अनुभव था, टीम मिली जुली चल रही थी। हालांकि जैसे हम लोग बेस कैंप पहुंचे, हमें समाचार मिला कि एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक पोर्टर की डेथ हो गई। थोड़ा उससे थोड़ा डिमोरलाइज तो हुए, क्योंकि अपने ग्रुप में किसी की डेथ हो जाए तो सुन के थोड़ा ख़राब सा लगता है। पर फिर वही लीडर ने कहा कि ऐसा होता है भाई, जब आप ऐसे जोखिम भरे खेल में भाग कर लेंगे तो इसमें तो सब चीज़ें आएंगी, तो आपको इन सब को ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो हम चलते रहे, कैंप 1 हुआ, कैंप 2 हुआ, कैंप 3 हुआ, 4 हुआ। हालांकि बाद में फिर एवलांच भी आ गया, कुछ परेशानियां भी हुई, तो किंतु कोई लोग सपोर्ट में रहे, कोई लोग आगे चलते रहे और रूट ओपन करते रहे। एंड जो येलो बैंड वाला इलाका है उसमें भी लोगों ने बड़ी मुसीबतों से रास्ता खोला। एवलांच आने पर बचिंद्री और लोपसांग शेरिंग था, इन लोग के टेंट में एवलांच आ गया था, तो वो भी बहुत कठिन दौर था। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अटेम्प्ट्स हुए, जैसे रीटा गोम्बू जो आज हमारे बीच में नहीं है बेचारी, शी पास्ड, अभी हाल ही में उसकी डेथ हुई है। तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, पर वो हार्डली मेरे ख्याल 700-800 फीट से वापस आई है। तो वो छूटी, फिर चंद्रप्रभा दीदी भी छूट गई, उनका भी अटेम्प्ट रह गया। तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था, बट फाइनली बचिंद्री क्लाइम्ड एंड इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन। सो वी ऑल वर वेरी हैप्पी। हमने सेलिब्रेशंस भी किए बेस कैंप में, एंड इट वाज ग्रेट। ओके, हमारे दर्शकों को हम बता दें 1981 में जो मैम ने नंदा देवी चोटी पर जो फतह हासिल करी थी आरोहण करके, सफल आरोहण करके, उसके लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मैम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1989 में आपने सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, जिसकी आप संस्थापक रही। उस दौरान आपने भोजपत्र के जो भोज के पौध होते हैं उनका वृहद स्तर पर रोपण किया। इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से आई, और इतने बड़े स्तर पर आपने पौधरोपण जो अभियान चलाया और उसको सफल किया आपने, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या क्या चुनौतियाँ इस वक्त सामने रही, संक्षेप में हमें बताएं। देखिए, एवरेस्ट में जब मैं प्रतिभाग कर रही थी तो मैंने एडमंड हिलेरी का काम देखा था। एडमंड हिलेरी ने वहाँ पे स्कूल्स खोले शर्पा लोगों के बच्चों के लिए, उन्होंने डिस्पेंसरीज खोली, उन्होंने वहाँ पे जो इकोलॉजिकल डैमेजेस हुए थे उस पर काम किया। तो मुझे लगा वो तो बहुत रिसोर्सफुल व्यक्ति थे, तो इसलिए वो इतना सारा कर सके। तो मुझे, जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली थी गंगोत्री एरिया में, मुझे लगा मेरे एरिया को भी तो ज़रूरत है कुछ काम की, तो मैं क्यों नहीं करूँ मैं भी अपने एरिया में। तो मुझे ये नहीं पता था हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि हम जिस चिड़बासा भोजबासा एंड गौमुख में हमने काम किया, हमने ट्रेनिंग लिया, धीरे धीरे वहाँ फॉरेस्ट, क्योंकि उसका नाम भोजबासा है पर भोज के पेड़ खत्म हो गए। चिड़बासा है, चिड़ के पेड़, वहाँ पे ब्लू पाइन होता है, वो कम हो गए। तो ऐसा लगा कि हमें इन्हीं को फिर से जिंदा करना चाहिए, यहीं पे हमें इसके जंगल को लगाना चाहिए। तो मेरे एक साथी हैं श्री रतन सिंह चौहान, जो कि उस समय नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में सीनियर इंस्ट्रक्टर होते थे और वो एवरेस्ट में भी थे, हम लोग साथ साथ थे। तो मैंने उनसे कहा ऐसा अगर हम करें तो कैसा रहेगा। तो उस समय फॉरेस्ट के पास भी नहीं थी भोजपत्र की नर्सरी। तो उन्होंने कहा जब किसी के पास नहीं है तो कैसे करेंगे। मैंने कहा कोशिश करते हैं, अगर कोशिश कर कामयाब हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे कि भाई फेलियर हो गया, एटलीस्ट हमने अटेम्प्ट तो किया, हमारे मन में ये रहेगा हमने अटेम्प्ट तो किया। तो स्टार्टेड विद कहना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने उनकी टहनियों से कलम काट के लगाना शुरू किया, पर हम उसमें कामयाब नहीं हुए। फिर हमने बीज कलेक्शन किया, हमने बीज बोया, और बीज से हमें जब नए नए सीडलिंग्स दिखाई दिए, नेक्स्ट ईयर जब हम गए हमें बहुत ही खुशी हुई कि यार ये तो मिराकल हो गया, ये तो पौधे जम गए। तो जब हमने पौधों को 2-1 साल और पाला तो कहना चाहिए पॉलीथीन बैग्स में डाल करके उनको हमने बड़ा किया, वो बड़े हो गए। तो फिर लगा अरे अब तो ये लगाने लायक हो गए ना, इनको लगाना चाहिए। हमने ग्रेजुअली फॉरेस्ट से परमिशन लेते रहे हो कि भाई हमें नर्सरी बनाना है, हमको प्लांटेशन करना है। तो 12.5 हेक्टेयर में, उन्होंने 12 हेक्टेयर में हमको परमिशन दिया था, और लगभग हमने 7-8 हेक्टेयर में तो हमने पेड़ लगाए। और आज मेरे पेड़ मुझसे भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ग्रोन अप ट्रीज हैं, वो फुल्ली ग्रोन अप ट्रीज हैं।
तो मुझे बड़ी हैप्पीनेस होती है। हम दोनों लोग वो अभी लास्ट ईयर 2024 में हम, क्योंकि 2019 वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी वेंट फॉर डूइंग दिस वर्क, उसके बाद से कोरोना आ गया था जी। 20-21-22 ऐसे ही निकल गया, 23 में हम नहीं जा पाए, तो 24 में मैंने कहा एक बार मैं अपने पेड़ों को देखता हूँ कि वो किस हालत में है जी। तो जब मैं गई वहाँ खूब सारी चिड़िया चहक रही हैं और स्नो लेपर्ड घूम रहा है, तो मुझे लगा अब तो ये फुली ग्रोन फॉरेस्ट है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई फॉरेस्ट। एंड आपके बेहतरीन कार्यों के लिए जो आपने गंगोत्री में किए, स्थितियों में बदलाव, बेहतरीन सकारात्मक बदलाव जो आप लेकर आए, उसके लिए आपको सर एडमंड हिलेरी माउंटेन लेगेसी पदक से भी सम्मानित किया गया था। मैम, समय ख़त्म होने को है, जाते जाते हमारे दर्शकों को, जो हमारे युवा पर्वतारोही हैं, ये युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं तो उनसे यही कहूँगी कि हिम्मत मत हारो, लगे रहो, अपना प्रयास करते रहो, क्योंकि देखिए माउंटेनियरिंग में आप एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम नेचर फोटोग्राफी में जाते हैं, आप इकोलॉजी की स्टडीज़ में जाते हैं, आप टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, सारे फील्ड्स हैं। बस हिम्मत नहीं हारिए, बहुत कड़ी मेहनत कीजिए और कामयाबी आपके साथ होगी। आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारा तो नेचर ही ऐसा है, पूरा प्रकृति हमारे पास ऐसी है जिसमें आपके लिए अनलिमिटेड स्कोप है। तो आप हार्ड वर्क कीजिए, put your best in that, and certainly you are going to get the success in that. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इतनी रोचक आपने जानकारियाँ हमें अपने अनुभव से रिलेटेड हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी से जो हमने चर्चा करी, उससे आपको प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।